everyone. Today we are going to begin with the second part of the chapter. Till the previous lecture we had covered topics like, the last topic that we had covered was related to migration. Alright, when we studied migration, we had basically covered the processes part, right? The processes which makes the population change, the population a variable factor, wherein we had studied about the birth rate, the death rate, and the third characteristic was that of migration. Now as we move further in the chapter, the third process or the third variable which is required for changing the population of any area is related to, the heading will be characteristics or qualities of population. So we move to the third attribute, that is qualities or characteristics of Now see, as we had already studied that there are certain things or certain characteristics which makes a population as an asset. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम पॉपुलेशन को अगर टर्म्स में इक्वेट करें तो एक लार्जर पॉपुलेशन आपके लिए एक असेट भी हो सकती है और एक लार्जर पॉपुलेशन एट द सेम टाइम आपके लिए एक लायबिलिटी की तरीके से भी एक्ट कर सकती है. नाउ सिंस यू हैव बर्थ रेट हायर देन द डेथ रेट, तो हम ऑब्वियसली उसको फोर्सफुली तो रिड्यूस नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल. देन व्हाट टू डू? हम लोगों को इस पॉपुलेशन को असेट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके अंदर स्किल्स इम्पार्ट करना स्टार्ट करें, इसी पॉपुलेशन को ट्रेन करना स्टार्ट करें, सो दैट इट इन द फ्यूचर इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ ह्यूमन कैपिटल. जब ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्स की तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इकोनॉमिकली भी होना चाहिए और उतना ही एप्ट वे में होना चाहिए. हेंसफोर्थ हम लोग इस क्वालिटी वाले फैक्टर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं कि हम क्या पॉपुलेशन में ऐसे क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें जिससे कि ह्यूमन कैपिटल जनरेट होना स्टार्ट हो. नाउ दिस हैज समथिंग टू लिंक विद इकोनॉमिक्स एज वेल. इसका इकोनॉमिक्स से भी लिंक है और हम इसका कुछ पार्ट जो पढ़ेंगे हम इसको क्लास 8 के चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हैं. क्लास 8 में हम ह्यूमन रिसोर्स पढ़कर आते हैं तो उसका कुछ पार्ट हम इस हेडिंग के अंदर भी रेलेवेंटली यूज करने वाले हैं फॉर द पर्पस, फॉर द सेक दैट इट एनहांसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. ऑलराइट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं एज कॉम्पोजिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. एज कॉम्पोजिशन सुनकर कैसा लग रहा है कि हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स बना रखे हैं कंट्री के अंदर. सो बेसिकली एक कंट्री के अंदर 3 एज ग्रुप्स होते हैं. सबसे पहला एज ग्रुप होता है 0 to 15 ईयर्स का एंड दिस एज ग्रुप इज दैट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. सेकेंड एज ग्रुप होता है 15 to 59 ईयर्स and this age group is called as working population. And the third age group is called as above 59 years and this is known as aged. ठीक. अब आप इसको रिलेट कर सकते हो. क्लास 8 में हम लोग एक पॉपुलेशन पिरामिड कर एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिस पॉपुलेशन पिरामिड में इसी एज कॉम्पोजिशन को यूज़ किया जाता है और एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है. तो जब वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया तो उसमें क्या बताया गया कि हम सबसे पहले किसी भी कंट्री के बेस में ये पहला एज ग्रुप रखते हैं दैट इज ऑफ चिल्ड्रन. ठीक. सेकेंड ब्रॉड या
सेकंड वाली कैटेगरी में हम जो एज ग्रुप रखते हैं वो 15 से 59 ईयर्स का रखते हैं और इस एज ग्रुप को वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है। और तीसरा एज ग्रुप होता है हमारा अबव 59 ईयर्स जिसको हम एजेड एज ग्रुप में रखते हैं। अब अगर हम एक टिपिकल माइंडसेट से चलें तो उस टिपिकल माइंडसेट के अनुसार 0 से 15 साल की जितने भी बच्चों वाली एज ग्रुप वाले लोग हैं दे प्लस द पीपल हु आर अबव 59 ईयर्स ऑफ एज, ये दोनों कैटेगरीज ऑफ पीपल क्या होंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। ठीक है, अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन नुकसानदायी क्यों है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन के ड्रॉबैक्स क्यों हैं? अगर हमारे पास इस एज ग्रुप में और इस एज ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे तो इसका नेगेटिव आउटकम ये आता है कि उससे बेसिकली कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज यूटिलाइज ज़्यादा होते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन हम ये देख सकते हैं कि ये वाला एज ग्रुप तो मे बी कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कोई एल्डरली है जो रिटायर हो चुका है एंड द पर्सन डज नॉट हैव इनकम ऑफ हिज ओन, नाउ दिस पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन हिज चिल्ड्रन फॉर फाइनेंशियल यूजेस, इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट है। अब इससे नुकसान क्या होगा? अब इससे नुकसान ये हो रहा है कि रिसोर्सेज पूरे के पूरे उस पर्टिकुलर पर्सन पर भी स्पेंड हो रहे हैं but that person does not contribute anyway to the national income or even to the per capita income of the country, right? तो ये ड्रॉबैक है। वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग एज ग्रुप में जितने ज़्यादा लोग मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास उतने ज़्यादा वर्किंग हैंड्स होंगे और ये वर्किंग हैंड्स एक्चुअली कंट्री की जीडीपी इंक्रीज करेंगे। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल डेफिनेटली बी इंक्रीज्ड। तो जो ये वाला एज ग्रुप है, ये वाले एज ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल शुड बी मोर एज कंपैरिजन टू दीज टू एज ग्रुप्स, राइट। अब एक फैक्ट है कि इंडिया को यंग इंडिया बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है यंग इंडिया? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, पूरी पॉपुलेशन का जब हम सर्वे करते हैं तो पॉपुलेशन इज 1210.6 मिलियन की पॉपुलेशन है। जब हम सर्वे करते हैं तो एक एवरेज एज जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंडिया के अंदर प्रेजेंट है दैट इज 25.6 ईयर्स, राइट। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स मौजूद हैं, दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड एज यंग इंडिया एंड इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद द एज कॉम्पोजिशन दैट वी आर स्टडिंग हियर राइट नाउ। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एज पॉपुलेशन का। इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, first. The second is that economically प्रोडक्टिव एज ग्रुप होगा कौन सा? 15 to 59 ईयर्स वाला। ठीक, और थर्ड जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अनुसार हम लोगों को यंग इंडिया के उसमें क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वालिटी और द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज अ कंट्रीज सेक्स रेशियो। इसको अगर हमको डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ females per 1000 males is called as मतलब सेकेंड क्वालिटी और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारी पॉपुलेशन का है कि मेल्स और फीमेल्स का क्या रेशियो हमारी कंट्री के अंदर चलता है। अगर हम एक एवरेज रेट निकालें 2011 के सेंसस के हिसाब से तो हमारे यहाँ पर 943 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर। ठीक, पर
हमारे पास एक्सेप्शन में कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसे भी हैं जहाँ पर ये जो रेट है ये ज़्यादा है, यानी कि फीमेल्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेल्स। अब ये कौन से स्टेट्स हैं? हमारे पास ऐसा स्टेट है केरला जिसमें 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। पर हमारे पास कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो ये एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिल्ली विच हैज 866 फीमेल्स per 1000 males, and we have Haryana which have 877 females per 1000 males। अब इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो जो अपन अगला हेडिंग पढ़ने वाले हैं, अगली इक्वालिटी लिटरेसी, जहाँ पर ये रेशो डिफर कर रहा है या जहाँ पर ये रेशो डिस्टर्ब हो रहा है। उस डिस्टर्ब होने का रीज़न है कि वहाँ पर लिटरेसी कैसी है। जैसे अगर केरला में ज़्यादा है तो केरला में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि केरला की लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 94-95% के आसपास है। तो उस 94-95% की वजह से यहाँ पर पीपल आर मोर अवेयर अबाउट द एजुकेशन एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टर्बिंग दिस रेशियो। अब ऐसे स्टेट्स के अंदर जहाँ पर ये रेशियो डिस्टर्ब चल रहा है तो वो दो रीजंस की वजह से डिस्टर्ब है। पहला रीज़न ये होगा कि वहाँ पर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा देखोगे जहाँ पर गर्ल चाइल्ड्स आर बीइंग किल्ड, या फिर वहाँ पर फीमेल फिटिसाइड की प्रेवलेंस भी देखी जा सकती है वेयरइन द चाइल्ड इज नॉट गिवन द चांस टू इवन बीइंग बोर्न, द चाइल्ड इज किल्ड इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, राइट। तो ये दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये रेशियो को डिस्टर्ब होते हुए देख सकते हैं। द थर्ड क्वालिटी is the literacy rate. The third characteristic is literacy rate. अब लिटरेसी रेट को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं अ पर्सन एज्ड 7 years who is able to read, write and understand any one language is called as a person who is a literate, right? अब अगर अपन लिटरेसी रेट देखें तो हमारी कंट्री की ओवरऑल लिटरेसी रेट है 73%, दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू 2011, बट हेयर ऑल्सो यू विल मार्क अ डिफरेंस, अ हायरार्की। मेल्स में लिटरेसी रेट ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ फीमेल्स। तो मेल्स का लिटरेसी रेट है 80.9% और फीमेल्स का लिटरेसी रेट है 64.6%। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वालिटी, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव इज द occupational structure. Very important. It can be asked as an independent question also, that what does the occupational structure have to do with the country's population? This is an important individual question which can be asked. So the next characteristic is occupational structure. अब अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चीज़ हम इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर 3 तरह के सेक्टर्स वर्क करते हैं, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी
plus the third one is tertiary. तीन तरह के सेक्टर्स वर्क करते हैं. अब इन तीनों तरह के सेक्टर्स में जो पीपल एंगेज्ड है या जो पीपल वर्क कर रहे हैं उनमें बहुत डिफरेंसेस है. एग्जाम्पल लेते हैं. प्राइमरी सेक्टर बेसिकली डील करता है रॉ मटेरियल से. सेकेंडरी सेक्टर डील करता है मैन्युफैक्चरिंग से और टर्शरी सेक्टर जो है ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा. अब अगर अपन इंडियन इकोनॉमी देखें तो इंडिया की इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिंस द वेरी अर्ली एजेस, सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उससे पहले से भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है. अब जब प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होगी तो इस सेक्टर से इनकम जनरेशन भी उतना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए. बट नाउ व्हाट डू वी सी इज that we are now noticing a shift from the people migrating from primary sector to secondary and tertiary sectors. ठीक, अब लोगों के अंदर ये जो माइग्रेशन हो रहा है ये माइग्रेशन सबसे पहले रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज के अंदर हो रहा है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्बनाइजेशन. और डेफिनेटली जब वो मूव कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए मूव कर रहे हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मूव कर रहे हैं. तो अर्बनाइजेशन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक लैंडमार्क देखोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा होगा. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसका आउटकम होता है अर्बनाइजेशन, यानी बोथ ऑफ देम विल मूव हैंड इन हैंड, राइट. अब अगर अपन इंडिया की इकोनॉमी देखें तो हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी है जिसकी वजह से पीपल एंगेज्ड आर मोर बट इनकम इज लेस. लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और इनकम कम है. अगर हम वर्ल्ड में देखें तो डेवलप्ड नेशंस जितने भी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली, वो डेवलप्ड नेशंस आर मोर ऑक्यूपाइंग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, जबकि अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग ज़्यादा एंगेज्ड हैं प्राइमरी सेक्टर में. But now we see a traditional shift from people moving from primary to secondary and tertiary sector for better employment opportunities. ठीक, इससे जो इनकम जनरेशन है या जो नंबर ऑफ पीपल का एम्प्लॉयमेंट है अपने यहाँ पर वो सेकेंडरी सेक्टर में 13% का है और टर्शरी सेक्टर में 20% का है और 64% प्राइमरी सेक्टर का है. ठीक है, तो ये एक बहुत ड्रॉबैक फॉर्म में देखा गया, एक नेगेटिव टर्म्स में कनोट किया गया दैट पीपल सिंस आर एंगेज्ड हायर इन नंबर बट द इनकम जनरेशन सिंस इज लेस, so there should be a shift and definitely we now notice a shift from the primary sector to the secondary and tertiary sector. People are more engaged in service providing and the manufacturing unit. So the last part of the chapter is left which will deal with national population policy and some of the measures related to it. Then we will end the chapter. For today's lecture we are done till occupational structure. Thank you so much.